स्वागत है आप सभी का आज की नई क्लास में। आज की क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए क्लास नंबर 15। इसके पहले 1 to 14 यानी 14 क्लासेस कराई जा चुकी हैं। अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले की प्रीवियस क्लासेस जरूर आपको देखनी चाहिए। मैं यहाँ पर आपको तरीका बता देता हूँ कैसे देख सकते हैं। सिंपल है, यूट्यूब में आप टाइप कीजिए ग्लोबल ITI चैनल, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो एक ऑप्शन है प्लेलिस्ट का, देखेंगे होम वीडियोज, ढेर सारे ऑप्शन होते हैं। चैनल ओपन होता है तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, इसमें नीचे की तरफ आना, आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ITI सेकेंड ईयर लिखा हुआ है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे सीरियल वाइज आपको क्लासेस मिल जाएंगे। तो बेहतर होगा इसके पहले क्लासेज आप देखें, क्योंकि क्वेश्चन कहीं न कहीं एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो ऑलरेडी हम लोग पहले कवर कर लेते हैं, तो उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आते हैं बार बार, तो उतना मजा नहीं आता। जो पहले क्लासेस देखा होता है उसको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, क्लास 15 शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 181, मार्केट ट्रेंड्स आर यूजफुल टू प्लान वन करियर बिकॉज दे हेल्प टू। कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो जरूरी क्यों होता है या यूजफुल किस प्रकार से होता है अगर कोई अपने करियर की प्लानिंग कर रहा हो। तो करियर मैंने बताया था इसके पहले भी क्लासेस में कि डिफरेंसेस होते हैं एक जॉब में और एक करियर में। ठीक है, क्या डिफरेंस है? जॉब क्या होता है, पर्टिकुलर किसी कार्य, हम कोई काम कर रहे हैं उसके बदले हमें पैसा मिलता है, सैलरी तनख्वाह मिलता है, वो हमारा जॉब कहलाता है। और एक करियर में कई जॉब होती हैं, कभी हम एक ही जॉब कर रहे हैं फिर इसको छोड़ते हैं, दूसरी जॉब किए, तीसरी जॉब किए, या फिर हम आगे बिजनेस भी कर सकते हैं। यानी हम अपने लाइफ के दौरान आजीविका के लिए, पैसे के लिए हम अलग अलग नौकरी या बिजनेस करते हैं, तो उस पूरी जर्नी को एक करियर बोला जाता है। तो हम अपने करियर में आगे बढ़िया या अपने करियर में आगे बेहतर कर सके उसके लिए लगातार प्लानिंग करते ही रहते हैं। तो वही कह रहा है कि आप अगर प्लान कर रहे हैं अपने बेहतर करियर के लिए, ठीक है, तो उसमें मार्केट ट्रेंड का क्या प्रभाव है। लिखिए, किसी के करियर की योजना बनाने के लिए बाजार के रुझान क्यों उपयोगी होते हैं। तो एक्चुअल में अगर हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं नौकरी का या बिजनेस का, तो हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, आगे आने वाले समय में किस लाइन में ग्रोथ ज्यादा है। जैसे अगर हमें ITI करना है तो हम जब ट्रेड सेलेक्ट करते हैं तो हमें देखना होता है कि किस ट्रेड में ज्यादा वैकेंसीज आ रही हैं और किस में ज्यादा आने वाली है। तो ये क्या कहलाता है, ये मार्केट ट्रेंड कहलाता है। तो यही चीज हमें यहाँ पर देखना होता है। तो यहाँ पर आंसर बी सही है। क्या इससे मार्केट ट्रेंड से क्या मदद मिलती है, हम पहचान पाते हैं रिकॉग्नाइज्ड जॉब्स दैट और एंड विल बी इन डिमांड, कि जो कौन सी ऐसी नौकरियां हैं जो फिलहाल मांग में है यानी जिनकी डिमांड है और आगे जो होंगी डिमांड में। ठीक है, इस हिसाब से आपका आंसर जो है बी सेट हो जाएगा। इसी के लिए मार्केट ट्रेंड जरूरी है या मार्केट ट्रेंड को समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं और अपनी कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं इंडिया में, और आप देख रहे हैं कि आने वाले टाइम पर धीरे धीरे लोग कोल्ड ड्रिंक से दूरी बना रहे हैं, नेचुरल फ्रूट्स वगैरह जूस की तरफ पैकेज जो जूस है वो ज्यादा बिक रहे हैं, तो क्या होगा, आपको ट्रेंड को समझना होगा। इस समय कोल्ड ड्रिंक का सेटअप स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है भविष्य में आप नुकसान उठा जाओ। तो ये चीज होता है। ठीक है, मार्केट ट्रेंड। नेक्स्ट है करियर पाथवे मीन्स, पाथवे मतलब एक रास्ता। ठीक है, करियर जो हमारा सफर है, हमारा जो नौकरी का बिजनेस का जो सफर है वो हमारा करियर होगा। तो इसका क्या मतलब है, कह रहे हैं पोटेंशियल एम्प्लॉयर यानी आपको जो नौकरी देने वाला है, एक करियर के भीतर कई नौकरियों के छोटे समूह होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ जॉब विद इन अ करियर, यहां पर ये सही। ठीक है, पाथवे मतलब एक रास्ता, तो हमारा जो करियर है वो कहीं से शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जब मैंने बीटेक किया, ठीक है, मैंने जब उसके बाद जॉब के लिए ट्राई किया, तो वहीं से मेरे करियर की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती। मैंने क्या किया, टेलीकॉम सेक्टर में मैंने काम किया ट्रेनिंग इंजीनियर की तरह 8 महीने, फिर उस सेक्टर में नहीं ग्रोथ दिखी। ठीक है, उसके बाद फिर इस जॉब को मैंने छोड़ा, फिर दूसरी तरफ मैंने टीचिंग के लिए ट्राई किया, फिर उधर सुटेबल नहीं लगा, तो फिर उसके बाद फिर मैं दोबारा इंडस्ट्री में गया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में जॉब किया। तो एक जॉब मैंने यहाँ किया, एक जॉब यहाँ किया, फिर ये जॉब किया, उसके बाद फिर मैंने अपने बिजनेस की तरफ मूव किया, इंस्टीट्यूट रन कराया गाजियाबाद में, ट्रेनिंग सेंटर था। फिर उससे आगे फिर मैं इसको छोड़ते हुए आगे मूव किया ITI कॉलेज की तरफ। फिर उसके बाद आपके सामने ऑनलाइन टीचिंग में भी हम लोग
अपने आप को लाने की कोशिश कर रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये चीजें क्या है, ये जो कई सारी जॉब्स हैं या नौकरियां हैं जो एक करियर के दौरान आती हैं। तो यहां पर भी यही चीज है, आंसर आपका बी सही होगा कि एक करियर के दौरान, किसी के करियर के दौरान कई सारी जॉब या बिजनेसेस आ सकते हैं। ठीक है, तो वो एक तरह से क्या हो गया, ये एक रास्ता हो गया ना कि मैं यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, इस तरह से चल रहा हूं। तो एक तरह का पाथवे हो गया। कौन सा पाथवे, ये ट्रेन का तो रास्ता नहीं, ये हमारे करियर का पाथवे है। तो उसमें क्या होती हैं, छोटी छोटी कई सारी जॉब्स आ सकती हैं। तो यहां पर आंसर आपका बी सही है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। द नेचुरल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डू समथिंग एंड हाउ क्विकली ही सी कैन लर्न समथिंग इज कॉल्ड। कह रहे किसी व्यक्ति की कुछ करने की स्वाभाविक क्षमता और वह कितनी जल्दी कोई नए काम को सीख सकता है, उसको क्या कहते हैं। देखिए, अप स्किलिंग मैंने ये बताया था कि आप कोई कार्य पहले से जान रहे हैं, उसको और अच्छा करने लगे तो वो अप स्किलिंग कहलाता है। जैसे अगर आप ड्राइवर थे, छोटी कार चलाते थे, फिर आप क्या हुआ, बड़े ट्रक वगैरह भी चलाने लगे। ठीक है, तो आप क्या हुए, आप तो है ड्राइवर ही, क्या है, आप ड्राइवर ही हैं, लेकिन आपका क्या हुआ, अप स्किलिंग, मतलब छोटे व्हीकल से लेकर बड़े व्हीकल्स तक आप चला रहे थे, तो ये अप स्किलिंग कहलाता है। री स्किलिंग क्या होता है कि पहले आप ड्राइवर थे, अब इसको आपने काम को छोड़ दिया, अब आप कोई बिजनेस रन कराने लगे, शॉपकीपर हो गए, दुकानदार हो गए, आप दुकान चलाने लगे। तो आपने क्या किया, ये छोड़ के नया काम सीख रहे हैं, तो ये री स्किलिंग हो जाती है। मैं पूरा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है किसी भी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। करियर पाथवे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कई नौकरियों के दौरान मतलब एक हमारा लंबा सफर होता है ये, जिसमें कई नौकरियां आती हैं जाती हैं। ठीक है, ये आपका एप्टीट्यूड या स्किल कहते हैं। जब हम कोई नई चीज नेचुरली, कुछ लोगों के अंदर ये होता है कि जैसे एक ही बार क्लास देखते हैं उनको सब समझ में आ जाता है। कुछ बच्चे होते हैं कैचिंग पावर थोड़ी कम होती है, फिर उनको 2-2, 3-3 बार समझना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं कॉपी एक बार पलटते सब याद कर लेते हैं, कुछ लोग 10 बार में याद करते हैं। यानी सबकी जो कौशल है, जो सबके स्किल्स हैं, कम ज्यादा होती है हर फील्ड में। कोई बेहतर गाना गा सकता है, बहुत जल्दी सीख जाता है, कुछ लोग नहीं गा सकते। तो यही चीज है कि स्वाभाविक रूप से हमारी जो क्षमता है किसी चीज को जल्दी सीख लेने की, ठीक है, वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं स्किल, यानी कौशल या एप्टीट्यूड। ठीक है, यहां पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज ऑफ नंबर गिवन। देखिए थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन आ गया। मैं यहाँ पर अभिषेक सर को बुलाता हूं, क्योंकि वो मैथ आपको ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, और उसके बाद जो ये क्वेश्चंस मैथ के हो जाएंगे तो फिर दोबारा क्लास को मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपका क्वेश्चन है नंबर सीरीज से है। ठीक है, इसमें क्या होता है, नंबर सीरीज में हमें जो संख्याएं दी गई होती, पहले हम लोग इसको इधर क्लियर लिख लेते हैं। 47 दे रखा है, उसके बाद क्या है आपका 48 है, उसके बाद हमारा 51 है, ठीक है, फिर क्या है 60 है, और उसके बाद हमारा 87 है, और अगली वाली संख्या हमसे पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, पहले इनको लिखने के बाद हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि इन जो संख्याएं जो लिखी गई है ना, एक संख्या है, इसकी अगली जो संख्या है, इन सबों में आपस में रिलेशन क्या है। अगर इस चीज को हमने ढूंढ लिया तो अगला वाला संख्या हमें पता चल जाएगा कि जो 47 है, 47 के बाद 48 क्यों लिखा गया, 51 क्यों लिखा गया, तो इनमें कोई ना कोई रिलेशन होगा। रिलेशन क्या होगा, हो सकता है कि इनमें कोई संख्या लगातार जोड़ी जा रही हो, या तो हो सकता है इनमें कोई एक कॉमन संख्या होगी जो घटाई जा रही होगी, या किसी संख्या का गुणा किया जा रहा होगा, या किसी संख्या से भाग दिया जा रहा होगा। कुछ इस टाइप की सिचुएशन बनती है। तो हम सबको अपने दिमाग में एक हल्का सा कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हम यहाँ पे पहले देखेंगे कि 47 है 48 है, तो दिमाग में आएगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। भाई 47 से 48 हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बढ़ गया है ना, 47 से 48 में कितनी संख्या बढ़ी, एक बढ़ गया। फिर हम देखिए 48 से 51 हो गया, 48 से 51 होने में कितनी संख्या बढ़ी है, तो 48 से 51 मतलब यहाँ पे 3 बढ़ गया है। यहाँ पे 1 बढ़ गया था और यहाँ पे +3, जब 3 जोड़ देने तो 51 हो जा रहा है। ठीक है, फिर 51 से 60 हो गया है, 51 से 60 होने में कितना, 51 से 60 मतलब यहाँ पे 9 लगभग बढ़ गया है यहाँ पे। फिर 60 से 87 हो गया है, 60 से 87 होने में मतलब 60, 20, 80 और 87 मतलब यहाँ पे 27 बढ़ गया है। और उसके बाद हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन मार्क है, यही हमें पता करना है। तो अब हम इनमें रिलेशन ढूंढेंगे। रिलेशन आपने ढूंढ दिया तो काम बन जाएगा। तो हम देख रहे हैं क्या, 1 बढ़ा था, यहाँ 3 बढ़ा था, यहाँ 9 बढ़ा था, तो इनमें तो 1, 3,
9 27, कोई डिफरेंस कोई इनमें रिलेशन मिल रहा है क्या? तो आप देखिए यहाँ पे गैप वाला तो बराबर नहीं है, यहाँ पे 1 बढ़ा था, यहाँ पे 3 बढ़ा था, यहाँ पे 9 बढ़ गया था, तो गैप तो अलग होता जा रहा है, गैप में तो कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन दूसरा हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे 1 बढ़ा था फिर 1 तिहाई 3, इसको तिगुना कर दिया जाए तो 3 हो गया, तो 48 3 51 हो गया। अब 3 में 3 को 3 गुना कर दिया जाए, मतलब सभी जो भी इनके बीच में गैप है उनमें 3 का गुणा हो जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक में अगर हमने क्या किया, 3 का गुणा कर दिया तो हमें 3 मिल गया, उसको यहाँ पे जोड़ दिया गया, ठीक है, 47 जो 48 था, 48 हमने 3 जोड़ दिया तो 51 मिल गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में गैप कितना, 3 का है। अगर फिर इसमें हम 3 का गुणा कर दे तो 3 त्रिक कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है, और 9 को जब हम 51 में जोड़ेंगे तो हमें अगली संख्या मिल जाएगी। तो ये हम देख रहे हैं कि इनके बीच में जो गैप था उसमें 3 का गुणा करके उसको उस संख्या में जोड़ दिया जा रहा है, तो हमें अगली संख्या मिल जा रही है। वैसे आप देखेंगे यहाँ पे क्या, इन दोनों के बीच में 9 का गैप है, तो इसमें भी क्या किया गया, 3 का गुणा किया गया, तो 9 त्रिक 27। अब इसको जब हम इस संख्या में जोड़ेंगे तो हमें अगला वाला प्राप्त हो गया 87। इसका मतलब है कि अब इन दोनों संख्याओं के बीच में जो गैप है सब में 3 का गुणा करके अगली वाली संख्या में जोड़ दिया जा रहा है, तो इसमें भी हम क्या कर 3 का गुणा कर लें, 3 सते 21, हासिल आया 2, 3 दूना 6, 2 8, 81 आ गया, 81 आ गया। अब इसको इसमें जोड़ देंगे तो हमें अगली संख्या मिल जाएगी, क्योंकि पीछे हर बार यही हुआ है। तो इसमें भी क्योंकि हमें इसका क्या मैंने कि इसका स्टेप आपको पकड़ना है, तो ये स्टेप इसमें मिला, तो अब 81 को 87 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 1 8 और 8 8 16, 168, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 168। तो इस तरह से आपको जो संख्याएं दी गई होती है उनमें आपको क्या होता है, रिलेशन ढूंढना होता है कि क्या इसमें कॉमन है। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला है आपका क्या, 3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 3000 है, ठीक है। 3000 का 3 कितना प्रतिशत है पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि 3000 का x% का मतलब गुणा होता है, का मतलब गुणा होता है, मतलब 3000 का x% हमारा क्या है, 3 है। ये चीज मान लोगे बस आपका निकल जाएगा। पूछ रहा ना कि 3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 3000, तो हम मान लेते हैं कि 3000 का x% किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, 3/3000 है ना। अब प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाएंगे तो फिर यहाँ पे कितना, क्योंकि देख रहे हैं परसेंटेज में दे रखा है ना, प्रतिशत में है तो 100 का गुणा। अब देखिए 2 जीरो से कट जाएगा, 3 दहा में 30 हो जाएगा, कितना आ गया, 1% बराबर आपका 1/10। और आपको मालूम होगा कि कभी भी जब नीचे जो जीरो होता है तो जितनी जीरो नीचे संख्याएं होता है ऊपर उतना ही बाएं साइड में दशमलव लग जाता है। तो हम नीचे देख रहे हैं 1 0 है, इसका मतलब ऊपर 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 0.1 हो जाएगा। और आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन लास्ट वाला जो है डी 0.1%। तो इस तरह से जो भी हो बस आप उसका मान लीजिए कि इसका x% इतना होगा, सीधे आंसर आपका निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक आदमी ने एक दिया 100 रुपए में खरीदा, ठीक है। ये कह रहा है एक आदमी ने एक दिया कितने में खरीदा, 100 रुपए में। कोई सामान जिसपे खरीदा जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य कितने में है, 100 रुपए में, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपए जिसमें इसने खरीदा है। उसके बाद कह रहा है 120 रुपए में बेच दिया। जिसपे कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य। कितने में बेच दिया है इसने, 120 रुपए में बेच दिया है, ठीक है। पूछ रहा है कि उसे कितना लाभ कमाया, उसने कितना लाभ कमाया और लाभ क्या प्रतिशत है, मतलब हमें उसने कितना लाभ कमाया ये भी निकालना है और लाभ प्रतिशत भी निकालना है। तो दोनों का फार्मूला होता है, आपको दोनों चीजें मालूम है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। पहला चीज तो है कि लाभ कितना होगा, तो देखिए लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। भाई किसी को लाभ क्या होगा, उसने कितने में बेचा और कितने में खरीदा था, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है वही तो लाभ होता है। आप किसी से कोई सामान जो है 100 रुपए में लेके किसी को 200 में बेच दो तो आपको कितने का फायदा हुआ, 100 रुपए का फायदा हुआ, वही लाभ होता है। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि हमने कितने में सामान बेच दिया था, 120 में बेच दिया था, खरीदा कितने में था, 100 रुपए में खरीदा था, कितना लाभ हो गया, 20 रुपए का लाभ हो गया, ठीक है। तो लाभ हमारा कितना हो गया, 20 रुपए का हो गया। अब लाभ प्रतिशत हमें चाहिए, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो जो हमारा लाभ हुआ है, जो हमारा लाभ हुआ है बटे क्रय मूल्य। देखिए कोई भी लाभ प्रतिशत हो, हानि प्रतिशत हो, हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, मतलब खरीदने वाले मूल्य पे निकाला जाता है। आप कितने में आपने बेचा उससे नहीं मतलब है, कभी भी आप शायद लाभ प्रतिशत निकालिए चाहे हानि प्रतिशत निकालिए, आपको हमेशा किस पे निकालेंगे, जिसपे आपने वस्तु को खरीदा था, तो क्रय मूल्य उसको कहते हैं ना, इसीलिए यहाँ पे क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर यहाँ पे हानि प्रतिशत निकाल रहे होते तो यहाँ पे हानि प्रतिशत लिख देते, लाभ की जगह हानि हो जाता, बाकी सिस्टम यही रहता, ठीक है, इंटू 100। लाभ कितने का हुआ है, तो हम देख रहे हैं हमें लाभ हुआ है 20 रुपए का,
क्रय मूल्य मतलब खरीदा कितने में था, हमने खरीदा था 100 रुपए का और इंटू 100। देखिए 100 से कट जाएगा, कितना प्रतिशत आ गया, 20%। तो यहां से हम देख रहे हैं कि लाभ कितने रुपए का हुआ, 20 रुपए का हुआ, और लाभ परसेंटेज कितना है, 20% है। तो आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो बी है, प्रॉफिट भी 20 रुपए का हो, प्रॉफिट परसेंटेज भी 20% का है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना ही था, 3 ही क्वेश्चन होगा मैथ का। हाँ 3 ही है, ठीक है। अभी आगे वाला मुझे नहीं आएगा विवेक सर आएंगे तो कराएंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस देख के ऐसा तो नहीं लगा आपको कि ये मैथ की क्लास चल रही है। एक्चुअल में जो क्वेश्चन बैंक है निम्मी की, उसमें ये कुछ क्वेश्चंस बीच में इन्होंने दे रखा था, तो हमने सोचा उसको करवा दिया जाए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिहर्सिंग और प्रैक्टिस सेशन बिफोर एन इंटरव्यू। कह रहे हैं हम एक इंटरव्यू पर जा रहे हैं, यानी हमें इंटरव्यू देना है, उसके पहले रिहर्सल कर रहे हैं। आपने देखा होगा ना कि मूवीज वगैरह का भी कोई सीन करने से पहले रिहर्सल चलता है, या फिर कह लें हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आप अभी एग्जामिनेशन का भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो बच्चे जैसे ग्लोबल आईटी मोबाइल ऐप पर कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं, तो वहां पर टेस्ट का ऑप्शन दे रखा है। तो क्या करते हैं, पढ़ाई किए, फिर आपने कितना समझा, कैसे पता चलेगा आपको कि कितना आप सही कर रहे हो, तो उसके लिए टेस्ट होता है। आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, ग्लोबल आईटी की वेबसाइट पर भी दे सकते हो, ठीक है, www.globaliti.org। इस वेबसाइट पर जाकर आप सब्जेक्ट चूज करिए, वहां पर टेस्ट दे। टेस्ट से क्या होगा, आपको ये पता चल पाएगा कितना आपने सीखा, कितना आपका आउटकम रिजल्ट आ रहा है। एक रिहर्सल है ना, एग्जाम में भी आपको टेस्ट देना है, लेकिन उसके पहले आप कई बार टेस्ट देते हो, जिसे प्रैक्टिस कहते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू से पहले जो पूर्वाभ्यास या अभ्यास हम कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको मॉक टेस्ट, जैसे तो टेस्ट होता है उसको मॉक टेस्ट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू है तो मॉक इंटरव्यू। नकली लिखा हुआ है, मतलब इंटरव्यू जैसा है लेकिन असली इंटरव्यू नहीं है। असली इंटरव्यू तो एग्जामिनर लेगा। यहाँ पर क्या होता है, हम किसी दोस्त को, किसी को बैठा लेते हैं सामने और उससे कहते हैं यार ये सवाल पूछो तुम मुझसे, ठीक है, और मैं उसको अपना एक एग्जामिनर समझ कर इंटरव्यू देता हूँ, ठीक है। तो उसको मॉक इंटरव्यू कहते हैं कि इंटरव्यू से पहले, एग्जाम से पहले आप एग्जाम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको मॉक एग्जाम, मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यू, ठीक है। असली जैसा फील, प्रैक्टिस वही चीज है, वो नकली है ना। एक्टिविटीज दैट वन डज ड्यूरिंग फ्री टाइम सच एज रीडिंग, गार्डनिंग, राइटिंग, ब्लॉग्स। देखिए अपने खाली टाइम पे बहुत लोगों को शौक होता है, किताबें पढ़ते हैं। कुछ लोग गार्डन में फूल पत्तियां काटना पीटना, मतलब पौधे लगाना, इस तरह का शौक होता है। कुछ लोग म्यूजिक सुनते हैं, अलग अलग सबके शौक होते हैं, है ना। खाली टाइम में जैसे मेन टाइम उनका हो सकता हो बाई प्रोफेशन स्टूडेंट हो, बाई प्रोफेशन जॉब करते हो, या एज ए स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक खाली टाइम में कुछ ना कुछ उनका शौक होता है अपना। कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, है ना, कुछ ना कुछ करते हैं। तो जो शौक होता है उसी के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो उसको क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस नहीं कहते हैं। क्वालिफिकेशन तो आपकी पढ़ाई लिखाई होगी, ऑब्जेक्टिव आपका क्या उद्देश्य है, नहीं, उसको हॉबीज कहा जाता है। हॉबीज, हॉबीज मतलब आपके क्या शौक है या किन चीजों को आप करते हैं अपने खाली समय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। व्हेन अ पर्सन इज नेचुरली गुड एट डूइंग समथिंग इट इज हिज। कह रहे कोई ऐसा भी होता है जो अपने आप स्वतः उसके अंदर कुछ स्किल्स पहले से ही होती हैं, ठीक है। जैसे उसके लिए वो स्पेशल कोई क्लास नहीं किया होता है ना, कहीं सीखने नहीं गया होता है, घर में ही अपने परिवार के बीच रह के वो कुछ ऐसी चीजें सीख लेता है जो उसके अंदर नेचुरली, मतलब उसी चीज को सीखने के लिए दूसरे लोग हो सकता है पढ़ाई कर रहे हैं और चीजें सीखते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जो घर पे ही सीखते हैं अपने ही लोगों से। तो उसको क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति कुछ करने में स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है, तो ये उसका क्या है, ये उसका हेरिडिटरी होती है, ठीक है। मतलब जो हम अपने घर परिवार, अपने वंशजों से, मतलब अपने पिता से, अपने दादा से, अपने भाई से, एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि परिवार से ही सीखते हैं। जैसे बिजनेस की बात करी जाए तो कम्युनिटी वाइज होता है ना, जैसे यादव दूध का बिजनेस कर रहे हैं, इसी प्रकार से जायसवाल हुए तो वो क्या करते हैं, फॉर्च्यून की दुकान चलाने या अन्य बिजनेस, पेट्रोल पंप और इन चीजों में वो उनको मतलब आदत सी होती है, ठीक है। उनको डील करना, ग्राहक से बातचीत करना उनके अंदर नेचुरली रहता है। तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी इस चीज को
आसानी से एडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो दिन रात वही चीज देखते हैं कि वो कैसे डील कर रहे हैं, कैसे बिजनेस कर रहे हैं। तो नॉर्मल व्यक्ति बिजनेस सीखता है और वो चीजें उसमें पहले से ही स्वाभाविक रूप से होती हैं। तो यही चीज होता है। तो उसको हिंदी में वंशानुगत लिखा हुआ है, मतलब हम अपने जो पुराने हमारे जो भी गार्जियन है, हमारे वंशज लोग हैं, उनसे हम जो चीजें सीखते हैं, उसके लिए अलग से कोई क्लास नहीं करते। ठीक है, तो यहां पर आंसर डी से हो जाए। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। टूल्स एंड टेक्निक दैट यूज टू मेक वंस, अब जैसे जिसके यहाँ पर ढेर सारी गाय भैंस हो, वहां पर उसको क्या है, मिल्किंग यानी दूध निकालना तो इजी होगा ना, लेकिन नया व्यक्ति कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। टूल्स एंड टेक्निक यूज टू मेक वंस टास्क इजियर टू वर्क efficiently and mentioned in resume article। कह रहे हैं कि एक ऐसी चीज जिसको हम अपने बायोडाटा में दिखाते हैं, हम अपने बायोडाटा में लिखते हैं, जो रिज्यूमे या बायोडाटा बनाते हैं तो उसमें इसको लिखते भी हैं, और वो क्या होता है, हमें किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने और आसानी से करने में मदद करता है, और हम उसको रिज्यूम में भी लिखते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो एक्चुअल में उसको हम कहते हैं स्किल। स्किल क्या होता है? जैसे आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, कंप्यूटर यूज करने नहीं आता, तो आपको क्लर्क का काम मिलेगा, तो आप हाथ से पेन से जो काम करोगे बहुत समय लगेगा, पेज पेपर कॉपी पेन दुनिया भर की परेशानियां होंगी, रिकॉर्ड रखना, ये सब चीजें दिक्कत करेंगी। लेकिन उसी काम को आसानी से करने और अच्छे तरीके से करने के लिए आप कुछ न कुछ नया सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कंप्यूटर ऑपरेट करना। तो अब कंप्यूटर ऑपरेट करना आपको पता है, तो आप जब अपना बायोडाटा बनाते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? उसमें आप लिखते हैं बेसिक कंप्यूटर नॉलेज या स्किल्स लिखते हैं ना। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है स्किल, क्योंकि आपके अंदर कंप्यूटर की स्किल है जिससे कि आप काम अच्छे तरीके से और आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है a paid period of training that allow you to learn particular skills or set of skills while you work in industry। कह रहे हैं किसी फैक्ट्री में आप काम करते हैं, नई नई स्किल्स सीखते हैं और साथ में आपको पैसे भी मिलते हैं एक ट्रेनिंग के दौरान। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं अप्रेंटिसशिप। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? अप्रेंटिसशिप। क्योंकि आप जब आईटीआई पास करते हैं तो आपके अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स वो नहीं होती हैं जो एक इंडस्ट्री में चाहिए। तो आप इंडस्ट्री में शुरू में एंट्री करने के लिए एज अप्रेंटिस जाते हैं। आप वहां पर दूसरों की अपेक्षा कम काम करते हैं, काम को आप सीखते हैं और उसके बदले आपको एक पैसा भी मिलता है। फुल सैलरी नहीं मिलती, कुछ हिस्सा मिलता है एक सैलरी का, तो उसको स्टाइपेंड बोला जाता है। और इस ट्रेनिंग को क्या बोला जाता है? अप्रेंटिस बोला जाता है। ठीक है, यहां पर आंसर डी से। यहां पर लिखा हुआ है सशुल्क अवधि जो आपको सीखने की अनुमति देता है विशेष कौशल स्किल, एक सेट ऑफ जॉब जब आप काम करते हैं। ठीक है, तो वही बात है ये। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट अप्रेंटिसशिप। कह रहे हैं कि भारत सरकार अप्रेंटिसशिप को प्रमोट करती है। किसके द्वारा? थ्रू लिखा हुआ, किसके माध्यम से? प्रमोट करना मतलब प्रोत्साहित करना लोगों को। तो उसके लिए एक स्कीम है भारत सरकार की, जिसको एनएपीएस बोला जाता है। एनएपीएस नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन स्कीम या योजना है, जिसके थ्रू क्या है, मोटिवेट किया जाता है फैक्ट्रीज कंपनीज को कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को बेहतर तरीके से चला पाए। ठीक है, तो उस गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसको एनएपीएस बोला जाता है, और इसी के माध्यम से गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देती है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट, यहां पर ब्लैंक है, आपको बताना है ऑन एनएपीएस, फिर यहां ब्लैंक है, टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप। कह रहे हैं कि नेशनल अप्रेंटिसशिप जो पोर्टल है, किस नाम से है? अप्रेंटिसशिप इंडिया के नाम से गूगल पे सर्च करेंगे तो वहां पर कह रहे हैं कि उस पोर्टल पर अगर आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर दो चीजें लिखी हुई हैं, दोनों फिलअप करना है। तो यहां पर हो जाएगा इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर। ठीक है, आपको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। कहां पर? एनएपीएस पोर्टल पर। तो इस हिसाब से आपका आंसर बी सही हो जाएगा। It is important to register on the NAPS, MAPS क्या? NAPS portal. Portal means website. ठीक है, अप्रेंटिसशिप अप्लाई करने के लिए आपको उस NAPS पोर्टल पर क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। देखिए, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जहां पर नेटवर्किंग
और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कहिए या फिर सोशल नेटवर्किंग होती है, ठीक है। तो नेटवर्किंग क्या होता है, एक वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आज के टाइम पे एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू हम लोग सोशली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, स्टेट के लोगों से हम जुड़ते हैं, दोस्ती करते हैं, अपनी बातें उनसे शेयर करते हैं, उनकी बातें हम देखते हैं, विचारों का आदान प्रदान, ये सब चीजें आजकल बहुत पॉपुलर है। जैसे आपने देखा होगा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीजें क्या है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। नेटवर्किंग मतलब जिसके थ्रू हम आपस में एक दूसरे से जुड़ सकें। लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, प्रोफेशनल नेटवर्किंग। प्रोफेशनल नेटवर्किंग क्या है, ऐसी वेबसाइट है जहां पर प्रोफेशनल्स मौजूद होते हैं। सोशल पे तो कोई भी हो सकता है, बच्चा छोटा बड़ा, गोपी बहू से लेके कोई भी A to Z, ठीक है। लेकिन जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट है वहां पर पर्टिकुलर वो लोग होते हैं जो किसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे होते हैं, या जो किसी इंडस्ट्री के HR मैनेजर वगैरह बड़ी पोस्ट पे हो, छोटी पोस्ट पे हो, या फिर जो लोग इंडस्ट्री में जॉब की तलाश कर रहे होते हैं, पास आउट बच्चे हैं। तो इस प्रकार के एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर मोस्टली कहाँ पर नौकरी जगह खाली है, किसको स्टूडेंट्स चाहिए, मतलब किसको नौकरी के लिए लोग चाहिए, मतलब यहाँ पे दोनों लोग होते हैं, नौकरी ढूंढने वाले, नौकरी देने वाले, ठीक है। तो इस प्रकार की जो वेबसाइट है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन जो वेबसाइट है उसको प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट बोला जाता है। फेसबुक तो सोशल नेटवर्किंग हो गया, इंस्टाग्राम भी सोशल नेटवर्किंग हो गई, ये लिंक्ड कुछ है ही नहीं। जो लिंक्डइन होता है ये आपका प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट होता है। यहाँ पर अलग अलग कंपनीज के, फैक्ट्रीज के मैनेजर, कंपनी के अलग अलग CEO वगैरह और अन्य लोग रहते हैं, प्लस अन्य एम्प्लॉयज और जॉब सीकर्स भी यहाँ पर अपनी अपनी प्रोफाइल अपडेट किए रहते हैं, जिससे एक दूसरे की जरूरतें पूरी हो पाती हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतने क्वेश्चन रखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन 196 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके पहले क्लासेज आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, क्योंकि इनकम्प्लीट जो अगर आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में भी आप इनकम्प्लीट ही परफॉर्म करोगे। कंप्लीट परफॉर्म करना है तो कंप्लीट क्लासेस जरूर देखिए। प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन आज ही चेक कीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।